गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चलिए आज चैप्टर 8 लीला भीड़ में खोया आदमी पाठ 8। भीड़ में खोया आदमी। ये चैप्टर पूरी तरीके से जनसंख्या पर आधारित है और इसको लिखा है लीलाधर शर्मा पर्वतीय ने। तो चलिए, ये एक आत्मकथात्मक चैप्टर है और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और क्लास 10th एक बात आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें आपको जीवनी यानी कि राइटर और पोइट की जीवनी आप लोगों को जरूर पढ़ना है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा याद करना है। और दूसरा, वो चैप्टर आपको दोहराना जरूर है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी करके वो चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बोर्ड के क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भीड़ में खोया आदमी। पाठ 8 भीड़ में खोया आदमी। राइटर है लीलाधर शर्मा पर्वतीय। इनकी जीवनी पढ़ते हैं पहले बच्चों। लीलाधर शर्मा पर्वतीय का जन्म 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा नहीं है, अब उत्तराखंड में है, के किसान परिवार में हुआ। विद्यार्थी जीवन में प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़कर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। अतः बीच बीच में जेल यात्राओं के कारण नियमित अध्ययन खंडित होता रहा है। बाद में काशी विद्यापीठ वाराणसी से इन्होंने शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही उनको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। वहां जेल में भी उन्होंने अपना अध्ययन क्रम बनाए रखा। स्वाधीन भारत में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में यश अर्जित किया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी समिति से उसके स्थापन काल से ही संबद्ध रहे और कई वर्ष उसके सचिव रहे। उत्तर प्रदेश शासन के उप सूचना निदेशक पद से 1989 में सेवानिवृत्त हुए। पर्वतीय जी की भाषा सरल और सुबोध है। उनकी रचनाओं में कथा और रिपोर्टाज की शैली का आनंद रहता है। उनकी प्रमुख 2 रचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हुई। उन्होंने गांधी साहित्य के साहित्य खंड का संपादन भी किया है। हिंदी के विकास में पर्वतीय जी का विशेष योगदान है। राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में सरसता से प्रस्तुत करने में वे बेजोड़ हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं भीड़ में खोया आदमी। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। मेरे एक अभिन्न मित्र है बाबू श्यामलाकांत, सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर रखी है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्का करने लगी। ऐसे मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष हो गए, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब वो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। कहने लगा, चाचा जी
वहाँ भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैंने सोचा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगार की कितनी भीड़ भटक रही है। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का भी यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनसे संबंधित मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने वाले कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर ली। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं और ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रहे हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमन का हारा थका झुलसाया सा स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो। यहाँ तक बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि की वजह से हर जगह कष्ट ही कष्ट है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो नौकरी के लिए अर्जी देने का स्थान हो, चाहे वो दर्जी की दुकान हो, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। लेकिन इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह अकेला एक इंसान भी जिम्मेदार है। यहाँ पर लेखक के मित्र श्यामलाकांत के घर में बच्चों की फौज खड़ी हुई है। इतने ढेर सारे उनके 6-7 बच्चे हैं, जिसकी वजह से उनकी पत्नी भी बीमार रहती हैं। आज अगर उन्हीं के घर में सिर्फ 1 या 2 या 3 बच्चे होते तो भी उनको मकान ढूंढने में परेशानी नहीं होती, और यदि उनकी इनकम उतनी होती तो वह स्वयं का अपना एक मकान भी खरीद सकते थे। लेकिन अधिक बच्चे होने की वजह से उनके लिए खाद्यान्न को इकट्ठा करना, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करना, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करना, उनके रहन सहन की व्यवस्था करना, आए दिन बच्चों का बीमार होना, इन सब में जो खर्चा हो रहा है, जिसकी वजह से श्यामलाकांत को एक अच्छा मकान भी उस शहर में नहीं मिल पा रहा है। और श्यामलाकांत अपने ऊपर उस दोष को न लेकर के ठीकरा फोड़ते हैं कि शहर बदल गया। शहर तो हर जगह बदल गया है, लेकिन इंसान को स्वयं भी बदलने की आदत डालनी चाहिए। आज इंसान की वजह से ही प्रदूषण इतना अधिक फैल गया है, जिसकी वजह से चारों ओर महामारी फैली हुई है और लोग घरों में रहने के लिए विवश हो गए हैं। आज लोगों की वजह से ही इतना अधिक नदियाँ और प्रदूषित हो गई हैं कि उन नदियों में जाकर के स्नान करने से भी लोग घबराते हैं। आज लोगों की वजह से ही अनियमितता के रूप में हमारा मानसून हो गया है, हमारा पर्यावरण हो गया, हमारा मौसम हो गया है। कभी बहुत अधिक भीषण गर्मी पड़ती है, कभी बहुत अधिक भीषण ठंड पड़ती है, और बारिश कभी कभी किसी किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है, और किसी किसी स्थान पर इतनी अधिक बारिश होती है कि पूरा का पूरा फसल ही बर्बाद हो जाता है। असमय बारिश होती है, जब फसल पकने को तैयार है उस समय बारिश होती है, जिससे कि किसानों की खेती पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का सारा दारोमदार और जिम्मेदारी इंसान के ऊपर है। अगर इंसान ने थोड़ा संयम से काम लिया होता, प्रकृति को समझा होता, तो आज जिस कगार पर हम लोग खड़े हैं, जिस महामारी के कगार पर हम लोग खड़े हैं, उस महामारी के कगार पर हम लोग नहीं खड़े होते। तो अभी भी बहुत अधिक देर नहीं हुआ है, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। अगर
प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा है कि 5 जून को हम लोगों ने सुनामी का कहर देखा था उत्तराखंड केदारनाथ में। ये सारी बातें क्या है, ये हम इंसानों का ही बनाया हुआ है। इसलिए अभी भी समय है, चेतना चाहिए, हमको वृक्षारोपण करना चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करके प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए और अपने भारत को प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए। अगर हमने ये सारे कार्य कर लिए तो आगे चल करके हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो एक स्वस्थ समाज में रहेगी। पानी का जो हम इतना ज़्यादा दोहन करते हैं, उस पानी का दोहन ना करके हमें पानी का भी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी इतने कम मात्रा में है जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी हो सकता है कि हम उसे पानी के रूप में जीवन दान भी न दे सके। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने देखा कि उनके जो बच्चे थे वो पीछे पीछे चल रहे थे और उनका जो बेटा था, दूसरा बेटा सुमंत आया और अपनी माँ से चाय मांगता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से इस जनसंख्या की भीड़ में कोई व्यक्ति खो जाता है श्यामलाकांत जी का, और लेखक ने श्यामलाकांत जी के बारे में लेखक ने आगे और क्या बताया है, इस चैप्टर को हम लोग बाद में और पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो हम आप लोग का होमवर्क लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, कल एक नए चैप्टर के साथ, कल इसके आधे और चैप्टर के साथ में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।